चलिए हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली क्या था, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन कार्बन की एक चेन होती है, ठीक है। नॉर्मल कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो कोई समस्या नहीं, कोई नई कहानी जनरेट नहीं होती। कहानी तब जनरेट होती है जब इस कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो कार्बन से ज़्यादा है। जैसे हमने जोड़ दिया यहाँ पर फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, इस पूरी कार्बन चेन के अंदर एक पोलराइजेशन क्रिएट करता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। इससे इस पर एक स्ट्रॉन्ग डेल्टा माइनस आएगा और इस पर एक स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस बनेगा। अब क्योंकि ये कार्बन खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है, डेल्टा प्लस बन गया है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब इस कार्बन से ज़्यादा है। तो अब ये कार्बन इस कार्बन इन बॉन्ड के बीच में से खींचेगा, उतना नहीं खींचेगा जितना यहाँ पर, लेकिन वो फिर भी खींचेगा। यहाँ पर आपका डेल्टा डेल्टा प्लस है ना, और छोटी, मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है। अगेन फिर सेम काम आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर डेल्टा 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 प्लस, और सेम काम आपका यहाँ पर होगा डेल्टा 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 प्लस। ठीक है, ये सबसे बड़ा चार्ज है। डेल्टा डेल्टा का मतलब और छोटा हो गया, डेल्टा 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 का प्लस का मतलब और छोटा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से पूरी जो कार्बन की चेन है उसमें पोलराइजेशन हो जाती है। ये अकेला फ्लोरीन एटम है जो पूरी कार्बन चेन से एक तरीके से इन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आपका खींच रहा है, और इस इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। ये दो टाइप का है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला आपका है माइनस आई इफेक्ट, है ना। पहला आपका है माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें चलिए दो लाइन लिखें फिर आगे हम चलेंगे। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कार्बन की एक चेन है और उससे ग्रुप जुड़ा हुआ है जी। कार्बन की चेन और उससे ग्रुप जुड़ा हुआ है जी। अगर ग्रुप जी की नेचर इलेक्ट्रॉन खींचने की है, अगर ग्रुप जी की नेचर ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन चेन से, तब जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे बोलते हैं माइनस आई। तो इसमें लिखिए, इफ जी इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ जी इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, if G is electron withdrawing group, then it is known as minus I effect. Then it is known as minus I effect. ठीक है। अब जो माइनस आई इफेक्ट के जो ग्रुप्स हैं उनका एक ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये ऑर्डर रटना नहीं है, ये आपको 2-3 बार जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ये पता चल जाएंगे, ये बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है, ठीक है, और रट पाओगे भी नहीं। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ठीक है। पहला देखिए NR3 प्लस, है ना। उसके बाद आपका NH3 प्लस, ये यूजुअली सबसे आगे हैं। ये सबसे आगे इसलिए क्योंकि इन पे खुद पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनके पास तो इलेक्ट्रॉन चले गए थे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप आता है NO2। इसके बाद आपका ग्रुप है CN। इसके बाद आपका ग्रुप है SO3H। फिर उसके बाद है CHO। इसके बाद आपका है CO, है ना। इसके बाद आपका है COH। इसके बाद आपका है COCl। इसके बाद आपका है CONH2। इनके बाद आपका है फ्लोरीन, उससे कम आपका है क्लोरीन, उससे कम आपका है ब्रोमीन, उससे कम आपका है आयोडीन, फिर आपका है OR, उसके बाद आपका है OH,
उसके बाद आपका है NH2, उसके बाद आपका है C6H5, C6H5, फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद आपका H, और ये सारी कहानी लिखी गई है विद रेस्पेक्ट टू H, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही पूरा ऑर्डर लिखा गया है ना। कार्बन से यूजुअली हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन हटा के जब हम इनको लाते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो भी ग्रुप है ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखे गए हैं। हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, फिर और ज़्यादा है, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। अब यहाँ पर हम देखें तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आती हैं कि ये ऑर्डर किस तरीके से है। यहाँ पर देखिए इन दो ग्रुप को अगर आप देखें तो इन पे पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम। जो डायरेक्ट कार्बन चैन से जुड़ेंगे उन पर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर अगर आप देखें ये यहाँ तक, तो यहाँ पर जो भी एक ग्रुप है, जो भी एटम डायरेक्ट लगा हुआ है कार्बन से, उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कुछ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए NO2 को देखिए, है ना, जैसे यहाँ पर देखिए NO2 को, तो N के साथ दो यहाँ पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो ये दो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील करता है, फिर ये आपका पुल करता है। उसी तरीके से देखिए CN, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन स्ट्रांगली यहाँ पर पुल करता है, फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील करता है, फिर कार्बन पुल करता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी ग्रुप है सब में इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से लेकर अगर हम देखें यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर तक देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी आपको ये ग्रुप दिख रहे हैं ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डायरेक्ट जो एटम जुड़ा हुआ कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन कार्बन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऑक्सीजन, है ना, फिर इस तरीके से ये सारे के सारे इस ऑर्डर में आते हैं। ये वाले क्यों हैं, इनमें ऐसा क्या है, यहाँ पे तो कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, इनमें ऐसा क्या है, इनमें आपका है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इनके पास है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, अगर वो sp हाइब्रिडाइज है तो ज़्यादा होती है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसके बाद, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो सबसे कम। ठीक है, तो यहाँ पर C6H5 में जो कार्बन जुड़ रहा है कार्बन चैन से वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर जो कार्बन जुड़ रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी वजह से फिर ये यहाँ पर आ रहे हैं। दैट मीन इनका इफेक्ट बहुत कम ही है क्योंकि जस्ट हाइड्रोजन से आ गई है। तो इस तरीके से पूरा ये ऑर्डर बना है। आपको ये रटना नहीं है, बस जिस तरीके से समझाया है उस तरीके से आपको पता होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स ऑब्वियस है कि फ्लोरीन ब्रोमीन लगा है तो इतना तो गैस होगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आगे रहा होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये समझना है।
चलिए अब आगे चलते हैं, है ना, हो गया। चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। सेकंड आपका है प्लस आई इफेक्ट, है ना। प्लस आई इफेक्ट में जो ग्रुप जी है वो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, कार्बन की चेन के अंदर इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, इसका उल्टा है जस्ट, है ना। देखिए, इफ जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, then it is known as plus I effect. Then it is known as plus I group, है ना। अब प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर देखिए, सबसे आगे है O माइनस, उसके बाद आपका है COO माइनस, इसके बाद आपका है R3C, मतलब 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप को जुड़ा है ना। इसके बाद आपका है R2CH, इसके बाद आपका है RH2C, इसके बाद आपका है CH3 मिथाइल ग्रुप, उसके बाद आपका है D ड्यूटेरियम, और उसके बाद आपका है H, और ये सब कहानी लिखी गई है विद रेस्पेक्ट टू H, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखा गया है ना। यहाँ पर देखिए, सबसे आगे ये दो ग्रुप बैठे हैं क्योंकि इन पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच फील कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिच फील कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। तो पहले दो ग्रुप ये हैं, इसके बाद फिर ये जो है आपके एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, ये मिथाइल है, यहाँ पे फिर इस कार्बन से एक मिथाइल कुछ और एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, फिर इस तरीके से है। अगर आपसे कोई पूछे कि CH3 ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन जाता है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा। अगर हम पूछें कि भाई CH3 ग्रुप, हाउ CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाउ CH3 ग्रुप, जो कहानी CH3 के लिए वही बाकी एल्काइल के लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हो जाता है, C कोई बताएगा कि CH3 ग्रुप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेशन का बिहेवियर दिखाने लगता है। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों को इधर इस टाइप से पुश करता होगा, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आता होगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस आता होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ डेल्टा प्लस आता होगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस, और सेम यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस। इसका मतलब जब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो कार्बन पे एक डेल्टा माइनस एक तरीके से ठीक ठाक अमाउंट में डेल्टा माइनस आने लगता है, और जब कार्बन पर डेल्टा माइनस आने लगता है तो ये कार्बन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा, है ना। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट उसका जनरेट हो जाएगा, ठीक। वहीं अगर मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर एक CH3 और लगा देता तो ये बड़ा आपका एल्काइल 1 डिग्री एल्काइल बन जाता, तो ये और ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उससे ज़्यादा आपका 1 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और ये इसलिए है क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर
आपको एक चीज़ सरप्राइजिंग लगेगी कि जब हमने -I के ग्रुप बनाए तो कम से कम पे 20-25 ग्रुप थे, है ना, चले जा रहे थे, 2-3 लाइन भर गई थी। जब +I का बनाते हैं तो गिने चुने 3-4 ग्रुप पे कहानी ख़त्म हो जाती है ना। ऐसा क्यों है? मतलब +I ग्रुप की इतनी कमी क्यों दिख रही है हमें? नहीं लग रहा ऐसा? तो +I के इतने कम ग्रुप क्यों दिख रहे हैं, -I के इतने ज़्यादा क्यों थे? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो क्यूरियोसिटी की बात कर रहा हूँ। -I वाले में मेटल कहाँ थे? तो देखिए अगर आपको किसी ग्रुप को -I का बनाना है तो आपको कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करनी पड़ेगी। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हों। ऐसे हमें एटम चाहिए जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हों और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो बताओ कि कौन कौन से हैं ऐसे एटम जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हों और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हों? बताइए। फ्लोरीन। नेक्स्ट बताइए, और बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भी नॉन मेटल्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्टली कार्बन से ज़्यादा है। कार्बन से ज़्यादा है नाइट्रोजन की, कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, सल्फर की, फास्फोरस की। बहुत सारे एटम है ना, बहुत सारे एटम हमारे पास हैं जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है कि जब वे कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट जनरेट करेंगे। अब आप मुझे बताइए वे एटम जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। हाइड्रोजन। और बताइए। हैं? नहीं है, है ना। गिने चुने हाइड्रोजन वगैरह एक आध एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए आपके +I वाले ग्रुप कम है। ठीक है, इसको लिखिए। हाँ, जो एटम कार्बन की चेन से जुड़ा है वो एटम देखोगे ना। अट्रैक्ट हो सकते हैं। कार्बन पर डेल्टा माइनस आया ना, और कार्बन की चैन से क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन या हाइड्रोजन? कार्बन की चैन, ये तो हम ग्रुप मान रहे, इसको तो हम ग्रुप मान रहे हैं ना, इसका तो हम इफेक्ट देख रहे हैं ना, इसके तो इफेक्ट की चर्चा कर रहे हैं कि ये इसका इफेक्ट देखना है। कार्बन की चैन तो हम इतनी यहां तक की मान रहे हैं ना, दैट इज द कार्बन चैन, इसकी तो हम चर्चा कर रहे हैं। उसे भी कार्बन चैन में इंक्लूड कर लेगा तो फिर बचा क्या, जुड़ा क्या? चलिए, हो गया, आगे चलते हैं इसमें। चलिए, अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, ये जो इफेक्ट है ये किसकी वजह से जनरेट होता है? किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक परमानेंट चीज़ है,
तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे ही फ्लोरीन एटम लगता है कार्बन के चेन में तो परमानेंटली आपकी जो कार्बन की चेन है वो पोलराइज हो जाती है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट it is a permanent effect because it depends on permanent property of atom oblique group, atom या group, because it depends on permanent property of atom group, that is electronegativity, that is electronegativity, that is electronegativity। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, यहां पर जो हम अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं एटम्स के साथ या पाई बॉन्ड के? सिग्मा बॉन्ड के, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं एटम के साथ, और ये जो इफेक्ट है किसके थ्रू जनरेट हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। हम जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहे हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, वो चलता है पाई बॉन्ड के थ्रू, और पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड है तो वो आसानी से शिफ्टिंग हो जाती है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को खींचने की कोशिश कर रहा है तो इसके थ्रू जो इफेक्ट जनरेट होता है वो वीकर है विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो लिखिए, इट इज ए वीकर इफेक्ट एज कंपेयर टू, it is a weaker effect as compared to, it is a weaker effect as compared to resonance, as compared to resonance and hyperconjugation, resonance and hyperconjugation, because it involves displacement of, because it involves displacement of sigma bonded electrons, sigma bonded electrons। थर्ड लिखिए, थर्ड, magnitude of inductive effect depends upon, magnitude of inductive effect depends upon A और B, दो करके लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच्ड टू द चैन, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हम इसे कहते हैं कि प्लस आई और माइनस आई, या फिर से सेम ऐसे ही रहने दो। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो जो भी इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ये आपका इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कार्बन की एक चैन है ना, इस पर यहाँ पे लगा हुआ है COH ग्रुप। इस COH ग्रुप के ऊपर हम इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं और इस कार्बन पे आपने लगाया है फ्लोरीन, इसे मैं 1 मान लेता हूँ। अगेन कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है आपका COH। इस COH के ऊपर हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं और यहाँ पे आपने लगाया है क्लोरीन। तो बताइए कि कौन से वाले में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा? फर्स्ट वाले में, है ना। तो आपका फर्स्ट वाले में जो भी इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। दूसरा है डिस्टेंस, है ना, दूसरा है डिस्टेंस। Closer the distance from the source causing this effect, from the source
causing this effect greater the effect है ना। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ये आपका COOH है, COH ग्रुप के ऊपर हमें देखना है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। एक दूसरा है आपका COOH है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ये कार्बन से इस COH ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, हमें इफेक्ट किस पे देखना है, COH ग्रुप पे देखना है। COH ग्रुप से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस पर मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, और COH ग्रुप से जो नेक्स्ट सेकंड जो कार्बन है उस पर मैं लगा देता हूँ फ्लोरीन, ठीक है। मैंने पहले एटम पे यहाँ पर क्लोरीन लगाया है, एटम क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मैंने दूसरे एटम पे यहाँ पे लगाया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा दूर लगा हुआ है। तो किस में आपको इंडक्टिव इफेक्ट का असर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपका इंडक्टिव इफेक्ट का असर जो है ज़्यादा होगा बजाय कि सेकंड के। बेशक सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा, लेकिन डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, यूजली वो ये बोलता है एक कार्बन से अगर आप नेक्स्ट कार्बन पे जाते हो तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 10 गुना का लगभग कम हो जाता है। यहाँ पर अगर इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू x है तो यहाँ पर 1x/10 हो जाएगी, फिर तीसरे पे x/100 हो जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ बहुत तेज़ी से घटता है। ये कुछ ऐसे ही मान लीजिए कि बड़ा एक सुतली बम है ना। बड़ा सुतली बम हमसे 100 मीटर दूर फोड़ा, आवाज़ शोर होएगा, लेकिन अगर एक छोटा सा वो मुर्गा छापल एक सिंगल पटाखा कान के पास ही रख के फोड़ दिया तो ज़्यादा शोर मचाएगा, ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा ना। हाँ, तो वही है कि अगर एक वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन पास में लगा है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, बजाय कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन दूर लगा है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए तो लिखिए इसमें एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस, है ना। तो इसमें पहला हम यहाँ पे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है, CH3COH है। मैं यहाँ पर एक H को हटाकर मैं एक ग्रुप G लगा देता हूँ, है ना, CH2, और यहाँ पर मैं लगाते हैं ग्रुप G, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं, ये आपके टूटते हैं, टूटने के बाद आपका ये CH2
G, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और यहाँ पर आपका H प्लस। ठीक है, अगर ये माइनस चार्ज इस पे स्ट्रॉन्गली बना हुआ है इस एटम पर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, है ना, और H प्लस को तुरंत बुला लेगा अपने पास। H प्लस को जैसे अपने पास बुला लेगा रिएक्शन पीछे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस माइनस के चार्ज को डिस्पर्स कर दूं, माइनस के चार्ज को पूरे मॉलिक्यूल पे एक तरीके से डिस्पर्स कर दूं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्रिएट करेगा वो कम करेगा। उसकी वजह से H जो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है वो वीकर होगा, है ना। जो बिल्डिंग के ऊपर एक लोहे का रोड लगा दी जाती है और वो बिल्कुल नुकीली कर दी जाती है, क्योंकि बिजली आके वहीं गिरेगी, पता है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक लोहे की रोड लगा दी जाती है और ऊपर से वो नुकीली होती है, जिससे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पॉइंट पर जाकर क्रिएट हो, जिससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो। तो जब भी बिजली अगर गिरे तो बिल्डिंग पर ना गिरे, उसी रोड पर आके गिरे और वहीं पर वो गिरती है। तो जब किसी चीज़ को पॉइंटिंग किया जाता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। वहीं अगर लोहे की रोड को जाकर ऊपर ऐसे फैला देते या उसके ऊपर कुछ गोल सी बॉल लगा देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता। तो जब भी चार्ज एक छोटी सी जगह पे प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर ग्रुप जी ऐसा है जो यहाँ से माइनस चार्ज को खींच लेता है, तो ये माइनस चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में खिंच जाएगा, तो माइनस चार्ज एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये H प्लस इसके साथ जुड़ने की उतनी कोशिश नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन में बना रहेगा। सॉल्यूशन में बना रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया दिखाएगा। वहीं अगर मैं G ऐसा बना दूं जो इलेक्ट्रॉनों को और डोनेट करता है, तो इस माइनस चार्ज को और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और माइनस चार्ज अगर और बढ़ गया तो ये H प्लस तो तुरंत उसके साथ जुड़कर रिएक्शन पीछे लेके आएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें क्या दिखाई पड़ेगी, कम। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर G कोई माइनस आई वाला ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर G कोई प्लस आई वाला ग्रुप है डोनेट करने वाला तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो इसमें 2 पॉइंट लिखिए, 1 रोमन में 1 और 2 करके पहले लिखिए, है ना। चलिए 1 करके लिखिए। इफ G इज माइनस आई ग्रुप, इफ G इज माइनस आई ग्रुप, इफ G इज माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है ना, खींच लेता है। तो लिखिए इट्स पुल्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये है आपका कॉन्जुगेट बेस, ये आपका है वीक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो चीज है इसके साथ H प्लस जुड़ना चाहता है, तो ये बेसिक भी है, तो ये वो है एक तरीके से इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो इस कॉन्जुगेट बेस की वो बात कर रहा है ना। हाँ तो लिखिए इट पुल्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इट पुल्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस, hence stabilize the conjugate base, hence stabilize the conjugate base, so increases the acidic strength, so increases the acidic strength। और B लिखिए, हैं it pulls the negative charge of conjugate base, hence stabilize the conjugate base, so increase the acidic strength, so increase the acidic strength। और B लिखिए वाला सेकंड लिखिए, if G is plus I group, if G is plus I group, अगर G आपका प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई वाले क्या करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को
पुश कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो माइनस चार्ज को और बढ़ा देंगे, तो H+ तो और लपक के आ जाएगा उसके पास, और जैसे ही आ जाएगा रिएक्शन में पीछे आ जाएगा, तो H+ खत्म हो जाएगा। इफ G इज प्लस I ग्रुप, इफ G इज प्लस I ग्रुप, इसमें लिखिए इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कॉन्जुगेट बेस, इट pushes the electron toward the conjugate base, hence destabilize the conjugate base, so decreases the acidic strength, है ना, so decreases the acidic strength। तो देखिए अब यहाँ पर, है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस कार्बन पे मैं 3 अलग अलग ग्रुप लगाऊंगा। एक तो मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तो रेस्पेक्ट में ही सारे ग्रुप लिखे गए हैं। एक लगा दिया मैंने यहाँ पे फ्लोरीन, और एक लगा दिया मैंने यहाँ पे CH3, है ना। तो बताइए यहाँ पे जब मैंने फ्लोरीन लगाया H की जगह फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा, मतलब खींचेगा, या वो डोनेट करेगा, खींचेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑर्डर देखें, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो ये वाला इससे ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है ना, ये कुछ नहीं करता है, नॉर्मल इसके रेस्पेक्ट में सब लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो माइनस चार्ज को और बढ़ा देगा, तो ये इससे कम होगा, इससे कम आ जाएगा, है ना। वही देखिए दूसरा यहाँ पर देखिए, है ना, एक जगह पे आपका है C डबल बॉन्ड O OH सिंपल, एक जगह पे आपका है C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पर देखिए CH ग्रुप है, CH ग्रुप पे मैंने यहाँ पे लगा दिया H, और मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड बन गया, ये आपका बन गया एसिटिक एसिड। बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये H तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये लगने के बाद इलेक्ट्रॉन और इधर पुश कर रहा होगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है COH, फिर यहाँ पर एक CH2 बीच में लगा दिया, और यहाँ पर आपका COOH, यहाँ पर आपका है CH2, फिर CH2, और आपका ये और ये, 2 CH, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, 2 CH हैं, 2 COH हैं, यहाँ पर बीच में एक लग गया CH2। तो ये जो CH2 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक CH2 जो हल्का सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला इससे क्या आएगा, बीच वाला राइट वाले से क्या आएगा, कम या ज़्यादा, कम आएगा, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर 2 ये CH2 हो गए हैं, तो और ज़्यादा होगा, तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है। ये लिखिए
हो गया? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हम देखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए CH2, यहाँ पर एक ग्रुप मैंने G लगा दिया है और यहाँ पर आपका NH2। ये एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ये, है ना। एमीन्स कैसे बेसिक होती हैं, किस तरीके से हम उसे बोलते हैं कि हाँ ये बेस है। कार्बोक्सिलिक एसिड थे क्योंकि वे टूटने पर H+ देते थे। एमीन्स किस तरीके से बेसिक होती हैं, कैसे हम उन्हें बोलते हैं कि इस तरीके से बेसिक है ये, क्या करती हैं अभी? हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेती है ना। कोई बेस हम वो बोल सकते हैं जो या तो OH- रिलीज करे या H+ एक्सेप्ट कर ले। यूजली OH- रिलीज करने वाले आपके हाइड्रोक्साइड बेस हैं, उसके अलावा जो भी बेस हैं वे सब लुईस बेस हैं, है ना। तो यहाँ पर ये H+ को एक्सेप्ट करता है, H+ को एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये बना लेता है CH2 G NH3+, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, अभी नहीं लिखो, है ना। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, अवेलेबिलिटी, ये चाहिए। इतने सारे आई कैसे आ गए इसमें? AVAI LA है। हाँ, इतने सारे, जब कुछ गलत लिखता है तो अपने आप समझ में आ जाता है, कुछ तो ज़्यादा आई दिख रहे हैं, इतने आई कहाँ से? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो H+ तेजी से आएगा या स्लोली आएगा, मतलब वीकली आएगा, तेजी से आएगा। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के पे हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो यहाँ पर बताइए कि अगर कोई ग्रुप G ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? कम हो जाएगी। और अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, प्लस आई, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो लिखिए फिर, ये लिखिए, फिर उसके बाद में लिखिए हाँ कैसा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये भी तो पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन एक स्टैटिक पॉइंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बढ़ सकता है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर इस नाइट्रोजन की तरफ एक्स्ट्रा आ गया। तो पूरी केमिस्ट्री में अगर आप इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक पॉइंट सोचोगे ऑर्गेनिक में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरीके से आपने पुश कर दिया। जैसे बैलून होता है, लंबा बैलून होता है, आप एक तरफ से दबा देते तो फिर दूसरी साइड से वो फूल जाता है ना। ऐसे ही मानो कि अगर आप प्लस आई वाला लगाया तो फिर इधर के साइड में वो फूल गया, आपने इस तरीके से कुछ हवा से खींच लिया तो वो पिचक जाएगा। तो ऐसे ही मानो इसे। तो लिखिए इसमें ए और बी करके, मतलब 1 2 करके लिखिए। इफ जी इज -I ग्रुप, इफ जी इज -I ग्रुप, इफ जी इज -I ग्रुप, अगर जी -I ग्रुप हुआ तो क्या होगा? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। तो लिखिए इट डिक्रीजेस द लोन पेयर अवेलेबिलिटी, इट डिक्रीजेस द लोन पेयर अवेलेबिलिटी, हैंस डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, हैंस डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। हैंस डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट लिखिए इफ जी इज +I ग्रुप,
G इज प्लस आई ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज द लोन पेयर अवेलेबिलिटी। Hence increase the basic strength. Hence increase the basic strength. चलिए देखिए, ये मैंने ये बनाया हुआ है, यहां पर मैं लगा देता हूं H, ये तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां पर मैं लगा देता हूं CH3 और यहां पर मैं लगा देता हूं NO2। NO2 पता है कैसा ग्रुप है, प्लस आई है माइनस आई है, माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में क्या आएगा, कौन सा, ये वाला सबसे ज्यादा आएगा, सबसे कम, सबसे ज्यादा ये आएगा। उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंटर, इससे कम ये आएगा, ठीक है। तो लिखिए इसको,